नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं आपके सम्मुख कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 का पाठ लखनवी अंदाज लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, आज मैं इस पाठ की पूरी व्याख्या एक अवधारणा चित्र के माध्यम से करूँगी, माइंड मैप के थ्रू करूँगी, जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा और आपका समय भी कम लगेगा। तो बच्चों, बहुत कम समय में बहुत जल्दी हम पूरे पाठ को कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखिए हम इसी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाठ है लखनवी अंदाज। बच्चों, पहली स्लाइड जो है इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने पहली स्लाइड में क्या क्या चीज़ें ले ली हैं। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, उसके बाद विधा है हमारी व्यंग्यात्मक कहानी। ये कहानी है बच्चों, और ये कहानी व्यंग शैली में लिखी गई है। इसके लेखक हैं यशपाल जी, और इस कहानी में पात्र परिचय देखें तो यहाँ पर दो पात्र हैं, नवाब साहब और लेखक यशपाल स्वयं। तो पाठ का उद्देश्य ये है कि यहाँ पर लेखक ने नवाबी अंदाज और बनावटी जीवन शैली की व्याख्या की है। दिखावे को प्रस्तुत किया है, किस प्रकार से नवाबों के दिखावे को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। दूसरी चीज़, लखनवी अंदाज पाठ का संदेश जो है वो ये है, इस पाठ के माध्यम से जो लेखक है वो ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें अपने व्यवहारिक दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए और दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे सर्कल दिए हैं मैंने चार, इन चारों में मैंने वो हेडिंग्स, वो पॉइंटर्स लिए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो पूरा चैप्टर हमारा कवर करते हैं बच्चों। जिनमें पहला है लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास की यात्रा। तो लेखक जो है यहाँ पर सेकंड क्लास की यात्रा के लिए बैठा है इस पैसेंजर ट्रेन में, और नवाब साहब भी वहीं बैठे हैं। और दूसरा पॉइंट है नवाब साहब से मुलाकात, किस प्रकार से और किस अंदाज में लेखक की मुलाकात नवाब साहब से होती है। तीसरा पॉइंटर है हमारा लेखक द्वारा नवाब की असुविधा का अनुमान लगाना। हम जब लेखक वहाँ उस डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि नवाब साहब जो हैं बहुत असुविधा महसूस कर रहे हैं उनके आने पर। अगला पॉइंटर है बच्चों नवाब साहब का भाव परिवर्तन। भाव यानी लेखक के आने पर किस प्रकार से उनके भाव जो हैं हाव भाव में परिवर्तन हो जाता है। और अगला पॉइंट है नवाब साहब द्वारा खीरा काटना, और किस प्रकार से खीरा काटते हैं, पूरी प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन आएगा खीरा काटने की। अगला पॉइंटर है नवाब साहब द्वारा खीरे का प्रयोग। तो नवाब साहब द्वारा खीरे के प्रयोग पर भी यहाँ पर लेखक ने कुछ बताया कि किस प्रकार से खीरे का प्रयोग होता है आजकल और पहले कैसे होता था, मतलब पहले कैसे होता था, किस प्रकार से खीरे का प्रयोग करते हैं लोग। और खीरे की प्रजाति के बारे में भी बताया है कि जो अच्छी किस्म का खीरा है वह कौन सा खीरा होता है। तो इस प्रकार से हम खीरे के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। देन आपका है खीरा प्रयोग में लखनवी अंदाज पर, खीरा प्रयोग के लखनवी अंदाज पर लेखक के विचार। लेखक के यहाँ क्या विचार हैं खीरे के प्रयोग पर, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंटर है और लास्ट पॉइंटर है लेखक के ज्ञान चक्षु खुलना, और किस प्रकार से लेखक के इस प्रकार से बिना खीरा खाए पेट भरने का जो अभिनय है, इससे किस प्रकार से लेखक के ज्ञान रूपी चक्षु खुल जाते हैं। तो ये सारे पॉइंटर्स जो आ रहे हैं हमारे चैप्टर में, वो पूरे के पूरे बच्चों मैंने इस फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखा दिए हैं। इसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, जो हमने दो पात्र पढ़े थे कि इस कहानी के, इस व्यंग्यात्मक कहानी के दो पात्र हैं, नवाब साहब हैं और लेखक स्वयं हैं। तो नवाब साहब की कुछ विशेषताएं जो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर प्रस्तुत की हैं बच्चों। पहला है वास्तविकता से दूर। नवाब साहब का जो व्यवहार है वो वास्तविकता से दूर है और कृत्रिम जीवन शैली वो जीते हैं। पतनशील सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति हैं वो। शान शौकत के बाह्य आडंबरों में बाहरी दिखावा जिसको बोलते हैं, शान शौकत के बाह्य आडंबर का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति हैं। और अगला पॉइंटर है लेखक के सामने खीरा खाने में संकोच करते हैं, क्योंकि
उनको शान शौकत दिखानी है अपनी, तो खीरे को वो तुच्छ बताते हैं इस पाठ में, और वो खीरा खाने में संकोच करते हैं इसलिए। और अगला पॉइंटर है, नवाबी शान दिखावे हेतु खीरे को वो सूंघ कर भी फेंक देते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ पर खीरे को अपदार्थ वस्तु बताया है। और नवाब साहब की विशेषताएं, कुछ उनके पॉइंटर्स यहाँ पर मैंने लिए हैं उनकी चरित्र से संबंधित। इसके बाद हम देखते हैं लेखक यशपाल जो हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं कि उनका जन्म 1930 3 सितंबर फिरोजपुर पंजाब में हुआ था और मृत्यु 1676 26 दिसंबर को हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं झूठा, सच, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान आदि हैं। और भाषा शैली उनकी आत्मकथात्मक है। इसके बाद इनके भी जो लेखक स्वयं हैं उनके भी कुछ पॉइंटर्स मैंने यहाँ लिखे हैं। प्रकृति प्रेमी है लेखक और खिड़की से बाहर प्राकृतिक दृश्य देखने की इच्छा करते हैं, क्योंकि लेखक बच्चों उस डिब्बे में आए ही थे कि वो बैठेंगे एकांत में और कुछ लिखेंगे। तो प्रकृति प्रेमी है, खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने की इच्छा है उनकी। भीड़ से बचने और एकांत में नई कहानी के विषय में विचार करने हेतु 2nd क्लास का टिकट उन्होंने लिया है। स्वाभिमानी है, नवाब साहब द्वारा असंतोष प्रकट करने पर खीरा खाने से इनकार कर देते हैं। और कल्पनाशील और मननशील हैं, क्योंकि लेखक हैं तो कल्पनाशील तो होंगे ही। तो नवाब साहब के लखनवी अंदाज को देख करके लेखक के ज्ञान चक्षुओं का खुलना और नवाब में नई कहानी के लेखक का साक्षात्कार करना, ये सब चीज़ें उस लेखक के अपने चरित्र से संबंधित जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दी हैं। तो ये थे बच्चों दोनों पात्र हमारे, नवाब साहब और लेखक। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि पाठ का उद्देश्य और संदेश क्या है। तो बच्चों पाठ को लिखने का उद्देश्य यही है लेखक यशपाल ने, कि वो नवाबों के दिखावी अंदाज और बनावटी जीवन शैली को बताना चाहता है पाठ के माध्यम से। वो ये बताते हैं कि नवाबी परंपराएं तो ख़त्म हो चुकी है, अब नवाब आपको दिखते नहीं है ना कहीं, तो नवाबी परंपरा या नवाबी समाज तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनका जो वो जो दिखावटीपन है वो अभी भी बरकरार है। तो नवाबी अंदाज और बनावटी जीवन शैली की यहाँ व्याख्या की गई है, ये पाठ के उद्देश्य में आएगा। तो जब आप इसका प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप उदाहरण सहित लिखेंगे इसको। मैंने यहाँ पर पॉइंटर्स के रूप में लिया खाली। और नई कहानी के लेखकों पर व्यंग किया है, उन्होंने बताया, आगे हम पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से बिना विचार पात्र और घटना के जिस प्रकार से खीरे को बिना खाए सूंघ करके पेट भरा जा सकता है, उसी प्रकार से बिना विचार और पात्र के कहानी भी लिखी जा सकती है। नई कहानियों के लेखक जो हैं वो इसी प्रकार से कर रहे हैं, यानी जो नई कहानी के लेखक हैं उन लेखकों पर यहाँ व्यंग किया गया है। और अगला जो पॉइंटर है वो है पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष, यानी लेखक ये कहते हैं कि सामंतवाद खत्म हो चुका है हमारे यहाँ, लेकिन सामंतवाद खत्म हो गया है, लेकिन वो जो सामंती परंपरा थी वो ख़त्म हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी उस सामंती वर्ग का अनुसरण करते हैं, उस श्रेणी में आते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ और समाज से अलग दिखाने के लिए दिखावा करते हैं। तो नवाब जो हैं वो इसी प्रकार के हैं, नवाब साहब। तो पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया है और नवाबों की सनक के बारे में बताया गया। नवाबी सनक इसमें ये बताई गई बच्चों कि वो खीरा काटते हैं, लेकिन सामने लेखक बैठे होते हैं तो उनके सामने खीरा खाने में उन्हें संकोच हो रहा होता है, क्योंकि खीरे को वो पदार्थ या तुच्छ वस्तु बताते हैं, इसलिए वो खीरा फेंक देते हैं सूंघ करके। तो ये नवाबों की सनक है, ये इनका सनकी स्वभाव है। तो नवाबी सनक के बारे में भी बताया है। उद्देश्य यही रहा है लिखने का लेखक को इस पाठ का। और अगला है आपका पाठ का संदेश। तो पाठ ये हमें संदेश देता है, आपने पूरे पाठ में पढ़ेंगे कि नवाबों की दिखावटी जीवन शैली के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से वो दिखावा करते हैं, अपनी शान और शौकत दिखाते हैं, ठीक है, जबकि उतना उनका स्टैंडर्ड या आप ये कहें कि उतना उनका सामाजिक स्तर नहीं होता है। और नवाबी परंपरा क्योंकि ख़त्म हो चुकी है तो भी वो ऐसे बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लेखक ये कहता है कि व्यक्ति को अपने यथार्थ
जीवन को नहीं छोड़ना चाहिए, वास्तविकता से जुड़े रहना चाहिए। तो लखनवी अंदाज पाठ नामक पाठ में लेखक यह संदेश देने चाहते हैं कि हमें अपना व्यावहारिक दृष्टिकोण को विस्तृत करते हुए दिखावेपन से दूर रहना चाहिए। हमें वर्तमान के कठोर यथार्थ का सामना करना चाहिए। ठीक है, हमें ये मान लेना चाहिए कि अब नवाब भी परंपरा जो है ख़त्म हो चुकी है, सामंतवाद ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो हमें जो कठोर यथार्थ है, वास्तविकता है, उसका सामना करना चाहिए। काल्पनिकता को छोड़ करके वास्तविकता को अपनाना चाहिए। हमने कल्पना की दुनिया से बाहर आ जाना चाहिए, जो हमारे आचरण और व्यवहार में भी दिखना चाहिए। ये नहीं कि हम अभी भी उस परंपरा को कायम रखें जो ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, और उसी जीवन शैली में जीने का प्रयास करें, ये संभव ही नहीं है ना। तो वास्तविकता से जुड़ना चाहिए, कवि ऐसा कहता है, लेखक ऐसा कहता है। और अपनी व्यवहारिकता को नहीं छोड़ना चाहिए, व्यवहारिक जीवन को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, हमारे आचरण में वो व्यवहारिकता, वो चीज़ें दिखनी चाहिए। यानी हमें कल्पना से बाहर आकर के वास्तविक जीवन से जुड़ना चाहिए। यही कवि का संदेश है। तो ये है आपका पाठ का उद्देश्य और संदेश। इसके बाद जो मैंने पॉइंटर्स लिए हैं, जो चैप्टर को कवर कर रहे हैं बच्चों, उन्हें पहला पॉइंटर है लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन के सेकंड क्लास में यात्रा। तो बच्चों, जब हम पाठ पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि पाठ की शुरुआत ही एक ट्रेन के डिब्बे से होती है। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन है। आपको मैं ये बता दूं, आपके जो पाठ की शुरुआत है उसी से होती है कि पैसेंजर ट्रेन है। उसमें जो है जो नवाब साहब हैं आकर बैठते हैं और उनको लगता है कि मैं यहाँ पर अकेले बैठूँगा और आराम से मैं खीरे लेकर आते हैं दो और अपने खीरों का आनंद लूँगा और प्रकृति का आनंद लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उस डिब्बे में लेखक चढ़ जाता है। वो भी इस मंशा से आया होता है कि मैं भी इस डिब्बे में आऊँगा, सेकंड क्लास के डिब्बे में, क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ कम होती है, तो मैं आराम से अपनी कहानी के बारे में सोचूंगा और कहानी लिखूंगा। तो दोनों की अपनी अपनी मंशाएं होती हैं इस डिब्बे में चढ़ने की। तो लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन पर सेकंड क्लास की में यात्रा। तो यहाँ पर बच्चों केंद्रस्थ, देखिए मैंने पॉइंटर्स में ही लिखा है कि केंद्रस्थ नगर, ये जो है आपकी बुक में वो मुफस्सिल लाया। मुफस्सिल का मतलब होता है जो शहर के बीचों बीच आपका कोई स्टेशन होता है, कोई पटरी होती, रेलवे लाइन होती है, उसको बोलते हैं कि मुफस्सिल। और इसमें केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द चलने वाले स्थानीय पैसेंजर चलने की उतावली में तैयार थे। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। लेखक को दूर तो जाना नहीं था, पर भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। तो नवाब साहब ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि नवाब साहब ने एकांत में बैठना था, उन्हें लगा भीड़ भाड़ कम होगी तो आराम से बैठेंगे। ठीक है, लेखक इस मंशा से आया कि आराम से बैठेंगे और सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठ करके नई कहानी के बारे में सोचेंगे और प्रकृति का आनंद लेंगे, खिड़की से बाहर झांकेंगे और प्राकृतिक दृश्य देखेंगे और कहानी लिखेंगे। तो ये थी दोनों की मंशा उस डिब्बे में चढ़ने की। तो दूसरा पॉइंट है बच्चों, नवाब साहब से मुलाकात। यानी लेखक, नवाब साहब तो बैठे होते हैं, ठीक है, ऊपर से लेखक आ जाते हैं। किस प्रकार से नवाब साहब से मुलाकात होती है लेखक की, देखिए। गाड़ी छूटने वाली थी, सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर लेखक दौड़ करके उसमें चढ़ गए। लेकिन डिब्बा खाली ना था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने दो ताज़े चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से उन सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा का असंतोष दिखाई पड़ा। लेखक ने सोचा कि शायद ये सज्जन भी कहानी के लिए सोच विचार करने के लिए कर रहे होंगे, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु, साधारण सी वस्तु का शौक रखते देख संकोच का अनुभव कर रहे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। लेखक ने भी स्वाभिमानी थे और उन्होंने भी उनके सामने बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। तो
यहाँ पर भी हम देखते हैं बच्चों, जैसे ही जो लेखक हैं उस डिब्बे में प्रवेश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नवाब साहब यहाँ बैठे हुए थे, और वो भी हो सकता है किसी कहानी के बारे में, कुछ लेख लिखने के लिए यहाँ पर एकांत में बैठे हों। तो उन्हें जैसे ही उनके अंदर घुसते देखते हैं तो उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का संतोष दिखाई देता है। यानी जो नवाब साहब हैं वो आराम से एकांत में बैठे हुए थे, और उनके हाव भाव से उनके एकांत में विघ्न का असंतोष जो है, गुस्सा जो है उनके चेहरे पर दिखाई देने लगता है, नवाब साहब के चेहरे पर। तो ये ऐसा लेखक को पता चलता है कि नवाब साहब जो है मेरे आने से खुश नहीं है। तो इसके बाद नवाब साहब उन्हें क्योंकि नवाब साहब आपने आगे खीरा आगे रख कर बैठे होते हैं, उन्होंने 2 खीरे, ताज़े खीरे आगे रखे होते हैं खाने के लिए। तो उन्हें ये भी लगता है नवाब साहब को कि खीरे जो है ये अपदार्थ वस्तु है। हर जगह आप देखेंगे बच्चों इस चैप्टर में अपदार्थ वस्तु ऐसा शब्द आया है खीरे के लिए, तुच्छ वस्तु माना है, वो नवाबों के खाने की चीज़ नहीं है, क्योंकि नवाब तो पान खाते हैं, ठीक है। तो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का इसलिए भी असंतोष था उनके चेहरे पर, क्योंकि उसे लग रहा था कि लेखक जो है वो, मैं एक सफ़ेद पोश नवाब हूँ और लेखक जो है मुझे अपदार्थ वस्तु खाते हुए देखेंगे, तो इसलिए भी उन्हें संकोच हो रहा था उन खीरों के साथ, ठीक है। तो इसलिए भी नवाब साहब ने यहाँ पर बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाया संगति के लिए। नवाब साहब की तरफ ने लेखक की तरफ बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाया संगति के लिए। तो उन्होंने भी लेखक ने भी क्या किया, आत्मसम्मान में उनका भी अपना स्वाभिमान था, तो उन्होंने भी उनसे कोई बातचीत नहीं की और आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। उन्होंने कहा कि मेरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं भी तुमसे बात नहीं करूँगा। तो इस तरह से जो है दोनों की मुलाकात हुई उस डिब्बे में। अगला जो पॉइंटर हमारे सामने आता है वो है लेखक द्वारा नवाब की असुविधा का अनुमान लगाना। तो मैंने अभी बताया आपको किस तरह से लेखक ने नवाब साहब की असुविधा का अनुमान लगा लिया कि मेरे चढ़ते ही उन्हें असुविधा होने लगी है। तो इसमें देखिए बच्चों, लेखक की पुरानी आदत है कि जब भी वह खाली बैठते हैं कल्पना करने लगते हैं। वे नवाब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीदा हो। अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता हुआ देखेंगे। अकेले सफ़र करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के उद्देश्य से उन्होंने खीरे खरीदे होंगे। अब लेखक के सामने उन्हें खीरे खाने में शर्म महसूस हो रही है। लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे हैं, लेकिन नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब जो लेखक थे वो उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि ये असुविधा इन्हें क्यों हो रही है, मेरे आने से क्यों असुविधा हो रही है। उन्हें लगा कि हो सकता है लेखक नवाब साहब भी मेरी तरह अकेले सफ़र करना चाहते थे, अकेले यात्रा करना चाहते थे, और मैं आया तो इन्हें असुविधा होने लगी। और दूसरा उन्हें ये लगा कि वो आराम से मंझले दर्जे में सफ़र करते, ठीक है, क्योंकि किफ़ायती था वो दर्जा, ठीक। लेकिन अब ये लेखक को भी पता चल गया कि नवाब साहब इस दर्जे में सफ़र कर रहे हैं। तीसरी चीज़ थी कि उनके खीरे वक्त काटने के लिए, उसे ये लगा कि वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने खीरे लिए होंगे और वो खीरों को काट कर आराम से आनंद लेंगे खीरों का। लेकिन खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को सामने देखकर भी उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें खीरा खाने में भी शर्म महसूस हो रही है। तो ये कुछ कारण थे जो मैंने बताए अभी बच्चों, 3, जिसका अनुमान जो है लेखक लगा रहा था। तो ये है बच्चों लेखक द्वारा नवाब साहब की असुविधा का अनुमान लगाना। इस तरह से लेखक जो है नवाब साहब को जो असुविधा हो रही थी उसके अनुमान लगा रहा था। आगे देखिए बच्चों, नवाब साहब का भाव परिवर्तन। अब नवाब साहब ने पहल की। कैसी पहल की देखते हैं। अचानक नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए उनका अभिवादन किया और खीरा खाने के लिए कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा न लगा।
उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। लेखक ने उन्हें धन्यवाद किया और कहा, आप ही खाएं। तो बच्चों, सबसे पहले जो पहल की, ये प्रश्न में भी आता है कि ये भाव परिवर्तन जो था ये नवाब साहब के स्वभाव में हुआ। नवाब साहब ने पहल की लेखक से बात करने की। ठीक है, तो नवाब साहब का भाव परिवर्तन जो हुआ ये ऐसा हुआ कि नवाब साहब ने सबसे पहले लेखक से पूछा कि आप खीरा खाएंगे या शौक़ फरमाएंगे। तो उन्होंने ये सब जब पूछा उनसे तो उन्हें लगा, लेखक को, ये अपनी शराफत का गुमान बनाए रखना चाहते हैं कि मैं शरीफ हूँ, इसलिए ऐसा पूछ रहे हैं। तो लेखक ने भी क्या किया, वो भी कम नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं, मतलब आप ही खाएं, ठीक है, मुझे नहीं खाना है। तो इस तरह से लेखक को बहुत अजीब लगा कि पहले तो मैं डिब्बे में आया तो मेरे से कोई बात नहीं करी इन्होंने, और इनकी असुविधा जो थी उनके चेहरे पर झलक रही थी मेरे आने की, और अब ये अचानक मुझे कैसे पूछ रहे हैं। तो ये भाव परिवर्तन जो था लेखक को अच्छा नहीं लगा। तो इसके बाद आता है खीरा, नवाब साहब द्वारा खीरा काटना। तो बच्चों, खीरे को काटने की पूरी प्रक्रिया पूछी जाती है आपके प्रश्नों में। ठीक है, तो नवाब साहब द्वारा खीरा काटना। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा। खीरों को खिड़की से बाहर पानी से धोकर और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों की ऊपरी हिस्सों को काट कर झाग निकाला। खीरों को छीलकर उनकी फांकों पर करीने से तौलिए पर सजाते गए। फांकों पर उन्होंने नमक मिर्च बुरका और सजा लिया। तो इस तरह से खीरा उन्होंने काटा। सीट के नीचे, आपकी बुक में पूरा लिखा हुआ है किताब में, कि सीट के नीचे से लोटा उठा करके दोनों सिरों को खिड़की से बाहर धोया, फिर तौलिए से पोंछा, चाकू से काटा, ठीक है, झाग निकाला, फिर एहतियात से उस पर करीने से खीरे रखते हुए नमक मिर्च बुरका। तो इस तरह से उन्होंने खीरा खाने की पूरी तैयारी की। ये पूरी प्रक्रिया है बच्चों जो आती है आपकी, पूछी जाती है प्रश्न में भी। आगे बढ़ते हैं, नवाब साहब द्वारा खीरे के प्रयोग। तो वो कहते हैं कि स्टेशन पर अगर हम जाते हैं, प्रयोग की बात करते हैं, तो खीरे का प्रयोग लोग करते हैं, और स्टेशन वगैरह पर जाते हैं तो इस तरह से खीरा बेचने वाले हमें मिल ही जाते हैं। तो ये प्रयोग में क्या समझाना चाहते हैं बच्चों, देखते हैं। लेखक लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों को की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि उन्हें खीरे के इस्तेमाल का तरीका पता होता है। ग्राहक के लिए ज़ीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फांकों पर वह मसाला डाला। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के फड़कने से स्पष्ट होता था कि ऐसा करते समय उनका मुख खीरे के रसास्वादन से की कल्पना से पानी से भर गया हो। लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा नहीं है, वैसे भी उनका आमाशय ज़रा कमज़ोर है, जनाब ही शौक़ फरमाए। तो बच्चों, यहाँ पर जो है लेखक जो बता रहा है कि खीरे के प्रयोग के विषय में बता रहा है। कहता है कि खीरा एक ऐसी वस्तु है जिस पर यदि नमक मिर्च लगा दिया जाए तो उसे देख करके किसी के भी मुंह में पानी आने लगता है। तो जो लेखक था उसके भी मुंह में जब पानी आ गया, जब जो नवाब साहब हैं वो खीरे को काट रहे थे, उस पर करीने से रखते हैं उनकी फांकों को, फिर नमक, जीरा मिला नमक और लाल मिर्च भी रखते हैं। तो उनके जो भाव भंगिमा थी और जबड़ों का जो स्फुरण था, स्फुरण का मतलब होता है हिलना, उससे स्पष्ट होता है कि खीरे के रसास्वादन की कल्पना से लेखक के मुख में भी पानी आ रहा था। खीरा एक ऐसी वस्तु है, कहने का यहाँ तात्पर्य ये है, तो जिसको देख करके अगर नमक मिर्च बुरका हो तो किसी के मुंह में भी पानी आ सकता है, और ऐसा लेखक के साथ भी हुआ, और लेखक के मुंह में भी खीरे को देख करके पानी आने लगा। लेकिन क्योंकि अब आत्मसम्मान बचाना था, है ना, तो एक बार वो मना कर चुके थे, खीरा नहीं खाएंगे, आप ही शौक़ फरमाइए। तो
दूसरी बार जब लेखक ने नवाब साहब ने पूछा तो उन्होंने उसी आत्मसम्मान का निर्वाह किया और कहा, वही उत्तर दिया कि इस वक्त मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा मैदा थोड़ा कमज़ोर है। मैदा यानी अमाशय यानी पेट यानी पाचन शक्ति मेरी कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। और आपको पता है बच्चों कि जो खीरा है इसमें बहुत फाइबर होता है, ये पेट साफ ये सलाद में आता है और इस तरह के फाइबर्स खाने से पेट साफ होता है। तो लेखक ने कह दिया कि मेरा जो है मैदा कमज़ोर है और जिसके कारण मैं ये अभी नहीं खाऊंगा, आप ही खाइए। तो आगे देखते हैं। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा और फिर खिड़की से बाहर देखकर गहरी सांस ली। खीरे की फांक उठाकर नाक तक ले गए, उसे सूंघा। स्वाद के आनंद के कारण उनकी पलकें मूंद गईं। मुंह में पानी भर आया, गले में घूंट गले से नीचे उतारा और फिर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर के आवेगात्मक इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। फिर तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछ करके गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहे हो कि ये ख़ानदानी रईसों का तरीका है। तो बच्चों यहाँ पर जो है नवाब साहब की जो नवाबी परंपरा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। नवाबी अंदाज़ जो है उनका स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वो खीरे को एक एक करके खीरे की फांकों को एक एक करके अपनी नाक तक ले जाते गए और नाक तक ले जा करके उसे सूंघा और इस प्रकार से अभिनय किया कि वो उसका आनंद ले रहे हैं, उसके स्वाद का आनंद ले रहे हैं। कैसे? जैसे इन खीरे को नाक के पास लेकर जाते, उसे सूंघते और गले में मैंने अभी बताया जैसे कि खीरे को देख करके मुँह में पानी आ जाता है तो मुँह में पानी भर लेते और उस पानी की घूंट को गले के अंदर उतारते और फिर ऐसा दिखाते कि मैं रसास्वादन ले रहा हूँ, ठीक है, उसका स्वाद ले रहा हूँ, और फिर खीरे की फांक को बाहर फेंक देते। ठीक है, इस तरह से खीरे की फांक को बाहर फेंकने में वो बहुत शान महसूस कर रहे थे। आप इसमें आए गर्व से लेखक की ओर देखा कि मैंने देखिए खाया भी नहीं और स्वाद भी ले लिया और बाहर भी फेंक दिया। ये बाहर फेंकना जो है मेरी रईसी को दर्शाता है, नवाब की रईसी को दर्शाता है। तो आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है कि इसी तरह से उन्होंने नमक मिर्च बुरका और ऐसी अभिनय किया कि आनंद ले रहे हैं खीरे के स्वाद का और आंखें मूंद करके, पलकें मूंद करके आनंद ले रहे हैं, फिर घूंट अंदर करते हैं और खीरे को बाहर फेंक देते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आता है बच्चों कि इस तरह से किसी भी खाने की चीज़ को, ठीक है, खाद्य पदार्थ का इस तरह से अनादर करना, उसे फेंक देना, क्या ये उचित है? तो आप इसमें प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है। और नवाब साहब ने ये बिल्कुल उचित नहीं किया कि खाने वाली वस्तु को इस तरह से उन्होंने काटा, छीला और अच्छी तरह से और उसके बाद बिना खाए उसको बाहर फेंक दिया। तो किसी भी खाने वाली चीज़ का या खाद्य पदार्थ का इस प्रकार से अनादर करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, इसलिए नवाब साहब ने ये बिल्कुल गलत किया। तो आप उदाहरण के साथ इसके आंसर को लिखेंगे। इसके बाद जो है बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। खीरा प्रयोग के लखनवी अंदाज पर लेखक के विचार। अब इसमें देखिए नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब देखिए नवाबी और भी दिखा रहे हैं, रईसी और भी दिखा रहे हैं। इसमें क्या रईसी दिखा रहे हैं कि वो खीरा काट कर थक गए थे, इसलिए वो क्या करते हैं, थक कर लेट जाते हैं। लेखक सोच में पड़ गया, क्या यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता? लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके, ये जो आपके 3-4 शब्द आए हैं ना बच्चों, नफासत, तहजीब, नफासत और नज़ाकत आपकी पुस्तक के शब्द हैं। तो तहजीब मीन्स शिष्टता, मैनर्स जिसको आप बोलते हैं, नफासत स्वच्छता और नज़ाकत कोमलता। तो क्या इस प्रकार से यही नवाबों की तहजीब, नफासत और नज़ाकत है कि वो खीरा जो है इस प्रकार काट करके थक जाते हैं और लेट जाते हैं? क्या इसे आप नवाबी शिष्टता कहेंगे? लेखक सोच रहे थे कि इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। तो लेकिन क्या ऐसे तरीक़ों को पेट की तृप्ति भी हो सकती है? क्या बच्चों, आपसे पूछती हूँ मैं, आप बताइए कि अगर हम खीरा काटें
और नमक मिर्च लगाएं और उसको सूंघे और बाहर फेंक दें, तो क्या इससे हमारे पेट की, उदर की तृप्ति हो जाएगी, हमारा पेट भर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये अमूर्त तरीका है संतुष्ट होने का, सूक्ष्म तरीका है। अमूर्त का मतलब होता है अप्रत्यक्ष तरीका, ठीक है। इससे हम, मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें प्रत्यक्ष होती हैं, सामने होती हैं, दिखाई देती हैं, और अमूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं हैं, सामने नहीं हैं, दिखाई नहीं देती हैं। अमूर्त तरीका यानी सूंघा और हमारा पेट भर गया। तो ये जो है अमूर्त तरीका है, सूक्ष्म तरीका है, ठीक है। तो सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का जो तरीका है वो अमूर्त तरीका है, कहा जा सकता है। लेकिन इस तरीके से हम अपना पेट नहीं भर सकते हैं, और नवाब का भी पेट नहीं भरा, उन्होंने केवल दिखावा किया, अपना नवाबी अंदाज को दिखाया ऐसा करके। तो अगला है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको आपकी पुस्तक में लिखा हूँ, अमूर्त को अब्स्ट्रैक्ट तरीका कहा गया है, ठीक है। इस तरह से खीरे को सूंघना और स्वाद लेने की कल्पना को अमूर्त तरीका कहा गया है। अब लास्ट है आपका लेखक के ज्ञान चक्षु खुलना। नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया। इतना ही नहीं बच्चों, मतलब स्वाद लिया, सुगंध लिया, उसकी कल्पनाओं की, रस के या पानी के घूंट को अंदर किया, ठीक है, अपनी ज़बान से गले में उतारा और डकार भी ले लिया। और नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है, आमाशय पर बोझ डाल देता है। इस घटनाक्रम से लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु मीन्स ज्ञान रूपी आंखें। क्या ज्ञान चक्षु खुले? उन्होंने कहा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से मात्र से पेट भर जाने से डकार आ जाता है, यानी इस खीरे को काटा, छीला, नमक मिर्च लगाया, उसे सूंघा, स्वाद ले लिया, स्वाद की कल्पना ले ली, रसास्वादन ले लिया, और उससे पेट भी भर गया और डकार भी आ गया, मतलब ये सारी चीजें हो गई। तो लेखक ये कहता है कि इसी प्रकार से हम बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो जिस प्रकार से कहानी के कुछ तत्व होते हैं बच्चों, जिसमें विचार होते हैं, पात्र होते हैं, घटना होती है, और भी कई सारे तत्व होते हैं, तो लेखक कहता है कि कोई भी कहानी लिखने के लिए हमें तीनों तत्वों की ज़रूरत होती है। कहानी के इन तत्वों के बिना जो है कहानी नहीं लिखी जा सकती है, ऐसा माना जाता है। तो लेकिन लेखक यहाँ पर यशपाल ये कहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर केवल खीरे की सुगंध और स्वाद से ही, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक केवल अपनी इच्छा मात्र से नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है? तो बच्चों आप इसमें लिखेंगे कि हम इस विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है। क्यों लिखी जा सकती है? क्योंकि यशपाल ये साबित करना चाहते हैं, ये इस व्यंग्यात्मक कहानी के माध्यम से उन्होंने ये प्रमाणित किया है कि जिस तरह से बिना कथ्य की कहानी लिखी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है, परंतु उनके मतानुसार विचार, घटना और पात्र की कहानी के मुख्य तत्व होते हैं, और इनके बिना कहानी लिखी जा सकती है। और नई कहानी के लेखक किसी प्रकार करते हैं, इनके बिना भी कहानी लिखी जा सकती है, और उनकी कहानी को पढ़ते हैं तो वो उसी प्रकार रोचक और उद्देश्यपूर्ण होती है। तो केवल विचार से या घटना या पात्रों से इत्यादि तत्वों से कहानी लिखने की प्रेरणा नहीं मिलती है, ठीक है। यद्यपि ये सब चीज़ें कथा को आगे बढ़ाती हैं, विचार जो हैं कहानी लिखने की प्रेरणा देते हैं, कथा वस्तु जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करती, कथा वस्तु को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, पात्रों के माध्यम से कहानी में प्राण आते हैं। तो इस प्रकार जो एक स्वतंत्र रचना के माध्यम से लेखक ने नई कहानी पर व्यंग किया है, और नई कहानी में विचार, घटना, पात्रों का अभाव रहता है,
फिर इसके बावजूद भी जो कहानी होती है वो रोचक और उद्देश्यपूर्ण होती है। तो वो ये कहना चाहता है कि जी हाँ, आपकी जो आखिरी पंक्ति है कि हाँ भाई, बिना पात्र, विचार और घटना की भी कहानी लिखी जा सकती है। जिस प्रकार से केवल सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भरकर डकार लिया जा सकता है, तो बिना विचार, पात्रों और कहानी और घटना की भी कहानी लिखी जा सकती है। और नई कहानी के लेखक किसी प्रकार से करते हैं, लेकिन लेखक ऐसा नहीं मानता है। तो बस मैं थोड़ा सा आपको इस पाठ का निचोड़ बताना चाहूँगी कि लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं रची जा सकती है। मतलब विषय वस्तु होना ज़रूरी है। कथ्य मीन्स विषय वस्तु, और कहानी के लिए विचार, घटना, पात्र होने आवश्यक है। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कथा लिख भी दे तो उसकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी नवाब जैसी होगी जो खीरे को खाने के बजाय उसे सूंघकर, उसकी गंध लेकर और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की सूचना ऊंची डकार देकर करता है। जीवन के असली रूप को छोड़ करके बनावटी जीवन शैली को अपनाना, यथार्थ से, वास्तविक जीवन से दूर भागना है। तो आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि जैसे बिना विचार, पात्र और घटना के कहानी जो है, उसी प्रकार ये जो है एब्स्ट्रैक्ट तरीका है एक, जिस प्रकार से हम बिना खीरा खाए उसका स्वाद लेने की कल्पना करके डकार ले लेते हैं, तो उससे संतुष्टि नहीं होती, ना उधर पूर्ति होती है। उसी प्रकार से यदि नई कहानी के लेखक बिना कथ्य के, बिना विषय वस्तु के कहानी लिख भी देते हैं तो रचनागत तुष्टि प्राप्त नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये पाठ जो है समाप्त हो जाता है। तो इस पाठ को स्लाइड्स के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ समझ में आ जाएगा पढ़ने के बाद। यद्यपि इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे आगे जो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं, अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर डिस्कस करूँगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें और अपने संबंधित प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।